नमस्कार किसान भाइयों, खेती से जुड़ी खास जानकारियों के साथ कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। कृषि के बारे में नई नई तकनीक आप तक पहुंचाना हमारी अहम जिम्मेवारी है ताकि हम कम समय और कम लागत में अच्छी फसल पा सकें। ऐसी ही एक तकनीक है जीरो टिलेज, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को अभी देखें। आज हम जीरो टिलेज की तकनीक की जानकारी जैसे कि खेत की तैयारी, बीज का चुनाव, सिंचाई, उर्वरक, रोग एवं कीड़ों से बचाव आदि के बारे में बात करेंगे। और इस जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरीय कृषि विशेषज्ञ श्री शैलेंद्र कुमार ओझा सर। सर, आपका कृषि तकनीक में मैं स्वागत करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, कृषि तकनीक के माध्यम से किसानों से जुड़ते हुए बड़ी खुशी होती है और इसके लिए हम आप सबका भी आभार प्रकट कर रहे हैं। आज के दौर में जीरो टिलेज तकनीक किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है एवं परंपरागत तकनीक और जीरो टिलेज से गेहूं के उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो? देखिए, अभी हर जगह चर्चा हो रही है कि जलवायु के अनुकूल जो है खेती करनी है, ठीक है, क्योंकि जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसी हिसाब से अपनी रणनीति जो है वैज्ञानिक भी बनाने के लिए कह रहे हैं किसान भाइयों को। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीरो टिलेज जो है ना, वो बहुत ही अच्छी तकनीक है और ये आसान तकनीक है, ठीक है। ये सस्ता तकनीक भी है और अपनी इसकी ताकत है, इसलिए यह पॉपुलर हुआ है। जहाँ तक आपने उपज की जो बात की, तो कॉन्वेंशनल जो हमारा खेती लोग करते हैं पारंपरिक तरीके से, उसमें भी जो है 40-50 क्विंटल तक गेहूं का उत्पादन जो है अच्छा तरीके से जो करते हैं, बढ़िया तरीके से उनको मिलता है। इसमें भी जो है उससे हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही मिले, लेकिन इसमें उत्पादन कम नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी कई लाभ हैं। सर, जैसे धान काटने के बाद कुछ लोग धान की खूंटी को जला देते हैं, इस पर थोड़ी जानकारी देना पसंद करेंगे आप? देखिए, धान की खूंटी जो है, उसका स्टबल जो है, उसको जलाने के पीछे कहीं थोड़ी मजबूरी भी थी और कहीं थोड़ी अनभिज्ञता भी थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये जो धान की खूंटी है यह भी जो है खास करके हमारे मिट्टी के लिए वरदान साबित हो सकता है अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए। ये अवशेष है फसल का, इसका अगर ठीक से प्रबंधन किया जाए तो इससे जो है फसल को भी बहुत फ़ायदा होगा, मिट्टी को भी फ़ायदा होगा, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो ये जो है इसके लिए जैसे स्टबल जो है उसको आपको अब काटने की ज़रूरत नहीं है। यही तो जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत है कि बिना काटे हुए उसको, ठीक है, उसी अवस्था में, जबकि आपका खूंटी इतना इतना बड़ा है, आप जो है ये जीरो टिलेज मशीन से जब जुताई करते हैं, ठीक है, तो वह खूंटी उसी खेत में रह जाता है और धीरे धीरे वह जो है उसमें गल जाता है। वो मल्चिंग का भी काम करता है, उसके मॉइस्चर को भी जो है खेत में वो बरकरार रखता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करता ही है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही लाभदायक है, उसका खूंटी जो है उसी खेत में रह जाना, यह जो है बहुत लाभदायक है और ये जीरो टिलेज जो है इसी प्रिंसिपल पर काम भी करता है। सर, ये तो साबित हो चुका है कि जीरो टिलेज तकनीक गेहूं की खेती के लिए सबसे सही चुनाव है, पर इसकी जो शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए और जैसे खेत की जो तैयारी वगैरह है उसको कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे? जैसा कि नाम से ही आपको लगता है जीरो टिलेज, तो दरअसल ये बिल्कुल जीरो तो है नहीं, लेकिन ये मिनिमम टिलेज है, ठीक है। इसमें जो आपका मशीन है जीरो टिलेज का, वह जो है इतना ही पतला वो नाली बनाता है, ठीक है, वो क्यारी इतना ही पतला चीरता है, ठीक है, कि बस उसमें जो है बीज और खाद जो है वो गिरता जाए, ठीक है। तो इससे मॉइस्चर का नुकसान वगैरह नहीं होता है। और इसके अलावे जो है फ़ायदा क्या है इसमें, कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि इसमें जो है लोजिंग नहीं होता है। ये आपका जो गेहूं कभी कभी तेज़ हवा से बाद में बड़ा होकर के जो गिरता था वो नहीं होता है। इसकी एक और बड़ी ताकत है कि ये जो गेहूं का मामा घास जो होता था, ठीक है, ये गेहूं का मामा इसमें जो है ऐसे खेत में नगण्य होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसके बीज जो है नीचे दबे रह जाते थे, ठीक है। मॉइस्चर का तो संरक्षण वगैरह होता ही है, इसके अलावा आपका श्रम का भी इसमें बचत होता है। और सबसे बड़ी बात
कि समय का इसमें बचत होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो होता क्या है कि लगभग जो है 15-20 दिन का तो समय बर्बाद हो जाता था पहले धान काटने के बाद खेत की जुताई करने में और फिर जो है गेहूं लगाने में। तो ये जो 15-20 दिन का जो समय है वह इसमें बचता है, खेत की तैयारी वाला जो समय है बचता है। तो यह बचा हुआ समय जो है वो इस प्रकार से आपको लाभ देता है कि बाद में जो गेहूं को टर्मिनल हीट जो पकड़ा था, ठीक है, बसंत में आते आते जो है जब गर्मी पड़ने लगती है उस समय जो है जो गर्मी से आपका गेहूं प्रभावित होता, दाना जो है ठीक से नहीं बढ़ता, उससे जो है ये बच जाता है। आप इससे अगात बुआई जो है ना, जब पैर आपका बस खेत में जो है सड़ने लगे उस समय आप मशीन चला करके बुआई कर देते हैं, जबकि उसका स्टबल उसके खेत में ही है, ठीक है। तो ये जो समय बचता है ये सबसे बड़ा वो है। तो समय का बचत, श्रम का बचत, पानी का बचत, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का, और ये सस्ता पड़ता है। जुताई का खर्च इससे देखा जाए तो लगभग 2 से 2,500 रुपया प्रति हेक्टेयर जुताई का खर्च इससे बच जाता है। तो इससे लाभ ही लाभ है, ठीक है, प्लस पर्यावरण का तो लाभ जो है ही। तो काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे जो है हम जीरो टिलर्स के माध्यम से खेती कर सकते हैं। सर, गेहूं की बुआई में सही बीज का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में किसान किस तरह के बीजों का चुनाव करें? देखिए, जो पारंपरिक खेती करते थे उसमें जो गेहूं के बीज का चुनाव करते थे, लगभग इसमें भी हाँ बीजों का चुनाव जो है उसी तरह से करना है। आप इसमें कोशिश करें कि बहुत पछात किस्म का बीज जो है हम नहीं लें, क्योंकि इसकी बुआई अब प्राय जो है समय पर, समय से थोड़ा पहले करते हैं। तो वैसे किस्मों को आप जो है ना इसमें प्रश्रय दें। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, बहुत सारे किस्मों से तो लोग परिचित हैं ही, और मेरी अपने पसंद की भी जो है बहुत सारी किस्में हैं। जैसे PBW आपका 502 है, फिर HD 2967 है, ठीक है, HUW 206 है। इस तरह से बहुत सारी किस्में हैं। आजकल एक किस्म जो है चर्चा में है आपका ये करण वंदना, आपने भी सुना होगा। तो इस तरह से जो है करण वैष्णवी, ये सारी भी किस्में हैं, ये सब चर्चा में हैं। इसकी भी जो है बुआई किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सबौर से निकली हुई वैरायटी है सबौर समृद्धि है, इसके अलावा सबौर श्रेष्ठ है। वैसे किस्मों की भी बुआई हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी किस्में हैं, PBW 343, 373 वगैरह वगैरह। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी जो वैरायटी है, जो किस्म है बीज की, उसके बारे में एक ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर की। तो जैसे कि आपने बताया बीजों की क्वालिटी के बारे में, मतलब बीजों की कितनी वैरायटीज़ है उसके बारे में आपने हमें बताया। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बीजों की जो देखभाल है वो कैसे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली सावधानी तो आप ये बरतें कि बीज जो है वो पैकेट वाला खरीदें, अच्छे संस्थान का बीज हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का बीज हो जो कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह के माध्यम से मिले, या किसी प्रतिष्ठित दुकानदार के यहाँ से आप जो है ना बीज खरीदते हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ भी ला कर के बीज को जो है उपचारित कर लें, ठीक है। तो बीज का उपचार जो है वो कई कारणों से किया जाता है। एक तो उसमें जो है बीमारी नहीं लगे, इसके लिए किया जाता है। तो बीमारी नहीं लगे इसके लिए मुख्य तौर पे जैसे फंगस वाली जो बीमारी लगती है, ठीक है, तो इसके लिए हम जो है कार्बेंडाजिम से उपचार कर लेते हैं। तो कार्बेंडाजिम जैसे 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, ठीक है, अब वो सीड ट्रीटमेंट ड्रम वगैरह आता है उसमें आप डाल करके उपचारित कर लें, ठीक है। आप जहाँ देखें कि दीमक लगने की संभावना है, ठीक है, वहाँ पर लोग उससे भी उपचार करते हैं, एक कीटनाशी से भी। तो मान लिया क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, ये केमिकल नेम हुआ, बाजार में कई नामों से आता है। तो क्लोरोपाइरीफॉस से अगर सीड ट्रीटमेंट करना है तो जैसे 5 ml 20 इसी का क्लोरोपाइरीफॉस लेंगे, तो 5 ml क्लोरोपाइरीफॉस जो है वो आप जो है 1 किलो बीज में मिलावें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका खेत में दीमक वगैरह का जो प्रकोप होता है वो उस पर नहीं टूट पड़ेगा, वो आपका बीज वगैरह जो है वो बचा रह जाएगा, और बाद में भी जो है ना ये कीटों से रक्षा हो जाएगी और बीमारियों से भी एक तरह से रक्षा हो जाएगी। इसके अलावा अगर फंगस की बात हो रही थी तो जहाँ बेविस्टिन को बताया वहाँ वीटावैक्स से भी आप वही 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते थे। थैंक यू सर, ये सारे पॉइंट्स हैं किसान भाइयों, आप इस पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि कैसे बीजों का रखरखाव भी किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं मार्केट में उपलब्ध है जिससे बीजों की देखभाल की जा सकती है। सर, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जीरो टिलेज के माध्यम से बीज की बुआई का जो सही समय है वो क्या है? देखिए, गेहूं की बात होती है तो लोग कहते थे पहले कि जब मुंह से भाप निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, तब जो है गेहूं की बुआई
की जानी चाहिए। आज 20 नवंबर है, ठीक है, अब जाड़े का आगमन जो है ठीक से हो चुका है। हम इसकी बुआई जो है अब शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है गेहूं का आगात बुआई जो है वो करने के लिए, ठीक है। और यह बुआई जो है आपकी जारी रहेगी, ठीक है। ये बुआई आपका जो है कहें कि आप 20-25 दिसंबर तक जो है ये बुआई जो है इसकी चलती रहती है, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि बुआई जो है वो आगात ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसकी बुआई में विलम्ब करेंगे, यहाँ ध्यान देने की बात है, किसान भाइयों को भी जानना चाहिए, ठीक है, कि जब तक कोई बहुत दिक्कत नहीं हो कोशिश करें कि बुआई समय पर कर लें। क्योंकि 10 दिसंबर के बाद जब आप बुआई करते हैं ना, तो जानते हैं प्रतिदिन जो है 30 से 40 किलो अनाज का उत्पादन जो है इसमें घटने लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने पाया है, ठीक है। हाँ, इसीलिए जब खेत आपका अब खाली हो चुका है, इसमें बुआई आप करना प्रारंभ कर चुके हैं, अभी बुआई करने का बहुत अच्छा उपयुक्त समय है और अभी आगे तक ये चलेगा। थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि खेत की जो बुआई है और बीजों की जो बुआई है वो किस समय पे करनी चाहिए। सर, तो आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि जीरो टिलेज के माध्यम से बीज और खाद एक ही बार मिट्टी में जाती है, तो ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, यही तो इसकी खूबी है, यही इसकी खूबी है कि इसमें जो है जो प्लेसमेंट होता है, जिस जगह वो गिरता है बीज और जिस जगह गिरता है खाद, वो बिल्कुल वैज्ञानिकों के अनुशंसा के हिसाब से गिरता है, ठीक है। तो खाद जो है वो डायरेक्ट बीज में इसमें नहीं सटेगा और यही होना भी चाहिए। अगर सटेगा तो अंकुरण पे असर पड़ता, इसलिए उसका प्लेसमेंट इतना बढ़िया से होता जाता है कि यह जो है ना अंकुरण जो है इसमें बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और इसमें एक और सावधानी ये हम लोग को बरतना पड़ता है कि सब तरह का खाद जो है ना आप इसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, मजबूरी है थोड़ी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी की कहीं कहीं लिमिटेशन है, उसमें यह भी है कि इसमें आपको केवल दानेदार खाद ही, दानेदार जो फर्टिलाइज़र है वही आप इसमें जो है डाल सकते हैं, उसका जो खाना बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पाउडर टाइप का खाद डालेंगे तो वो तो उसमें चिपक जाएगा, वो तो थक्का बन जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो डीएपी आपने डाल दिया, क्योंकि वो ग्रेनुलर खाद है, खूब अच्छे तरीक़ा से उसका वो जो प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छे तरीक़े से वो गिरेगा। लेकिन पोटास के लिए क्या करें, तो पोटास जो है ना खेत की तैयारी के पहले, ठीक है ना, आप जो है खेत में डाल दें, ठीक है, यानी बुआई के पहले। बुआई के पहले कितना पोटास डालेंगे, तो 32 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास खेत में डाल दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब जुताई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जीरो टिलेज से, और उसमें बाद में जो है ना ये पोटास जो है उसमें मिल जाएगा, क्योंकि पोटास इस मशीन के साथ आप नहीं गिरा सकते हैं। तो आपका डीएपी में जो है सो नाइट्रोजन मिल गया, फॉस्फोरस मिल गया और अलग से आपने पोटास पहले डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से ये तीनों तत्व जो है इसको मिल गया। ये सारी जानकारियाँ तो बहुत ही लाभदायक थी हमारे किसान भाइयों के लिए। अब मैं जानना चाहूँगी कि जीरो टिलेज के माध्यम से प्रति हेक्टर खाद और बीज की जो मात्रा है वो क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले बीज की मात्रा को जान लें। तो बीज की मात्रा जो है एक आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो 100 से 120 किलो प्रति हेक्टेयर आपको जो है इसमें बीज लगेगा। बीज की इसमें बर्बादी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो है इतना बीज जो है वो बिल्कुल पर्याप्त होता है। 40 किलो प्रति एकड़ कहें या 100 किलो प्रति हेक्टेयर कहें, 120 किलो तक मैक्सिमम, ठीक है। ये तो हुई बीज की बात। इसके बाद खाद की जब बात करते हैं तो तत्व के रूप में अगर देखा जाए तो तत्व के रूप में 120 किलो नेत्रजन, ठीक है, 60 किलो स्फूर, 120 किलो नेत्रजन तत्व के रूप में, 60 किलो स्फूर और 40 किलो पोटास, ठीक है, इतना जो है डालना चाहिए, ठीक है। आप इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक और उपलब्ध जो आपका उर्वरक है उसके हिसाब से वो कर लें, एडजस्ट कर लें, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 एकड़ में आपको 1 बोरा डीएपी सफिशिएंट है, ठीक है। उसको इस मशीन में डालें और बुआई कर दें, ठीक है। और पोटास जैसा कि बताया 32 किलो आप पहले जो है प्रति एकड़ डाल चुके होते हैं, तो यही इसका खाद का डोज है, ठीक है।
तो जैसा कि किसान भाइयों हमने जाना कि प्रति हेक्टेयर खेत में जीरो टिलेज के माध्यम से कितने बीज और कितने खाद की मात्रा जो है वो जा सकती है। अब हम जानेंगे जीरो टिलेज के माध्यम से सिंचाई की और जो कदम है वो क्या हो सकती है। देखिए, सिंचाई भी जो है अभी एक तरह से देखा जाए तो महंगाई में सिंचाई का भी जो है ना काफ़ी महत्व है। तो सिंचाई का पानी हमारा बर्बाद नहीं हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो जीरो टिलेज में तो एक तरह से देखा जाए तो ये टेक्निक ही उसके लिए बनी है कि इसमें जो है ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं लगता है, थोड़ा कम पानी में ही इसमें काम चल जाता है। ठीक है। और सबसे पहली सिंचाई, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, किसान भाई जान रहे हैं कि क्राउन रूट इनिशिएशन यानी मुकुट जड़ वाली जो अवस्था है उसमें हम करते हैं। ठीक है। 20 से 25 दिनों के बीच लगभग 21-22 दिनों में वो अवस्था जो है आ जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद करते हैं। तीसरी सिंचाई हम 60 से 65 दिनों के बाद करते हैं। इसी तरह से फिर हम 90 से 95 दिनों के बाद करते हैं और फिर 100 से 105-10 दिनों के बाद करते हैं। ये कब है? जब आपके पास पूरी सिंचाई उपलब्ध हो। ठीक है। लेकिन अगर सिंचाई उस हिसाब से उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कम है, तो कोशिश करना चाहिए कि सबसे ज़रूरी सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन के बीच वाली जो अवस्था है उसको हम मिस नहीं करें। उसके बाद अगर पानी उपलब्ध है तो जो मैक्सिमम उसमें कल्ला निकलने वाला समय है उस समय करें। फिर आप उसमें जो फूल आने का, दाना भरने का जो समय होता है, ठीक है, उस समय एक सिंचाई करें। ठीक है। तो ये आप इसको जो है ना उस हिसाब से अपना देख लें। पानी उपलब्ध रहने पे 4-5 सिंचाई, पानी कम हो तो इसमें 2-3 सिंचाई से भी काम चला सकते हैं। 3 सिंचाई कम से कम तो करना ही चाहिए। एक और चीज़ यहाँ बताना जो है ज़्यादा हमको लगता है कि युक्ति संगत होगा, ज़्यादा प्रासंगिक होगा, वो ये है कि किसान भाइयों के पास कहीं कहीं जो है वो स्प्रिंकलर सेट भी उपलब्ध है, जो फव्वारा सिंचाई है। तो खास करके गेहूं में सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन जो है, ये सूक्ष्म सिंचाई वाली जो बात है, ये काफ़ी उसमें कारगर है। और उसमें फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल आप करके देखें, यह जो है पानी का इससे काफ़ी बचत होगा। इसमें जो है सिंचाई की जो दक्षता है वो 80, 85, 90% तक इसमें चला जाता है, लॉस बहुत कम होता है। तो जी बिल्कुल सही बात बताई सर आपने कि जीरो टिलेज के माध्यम से पानी की जो बचत है वो होती है। सर एक और ज़रूरी सवाल है जो मैं किसान भाइयों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ। फसल में लगने वाले रोग या कीड़े, जो गेहूं की फसल में किस प्रकार के रोग या कीड़े लग सकते हैं, उसकी बचाव और उसकी रख रखाव कैसे की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, गेहूं में बहुत ज़्यादा कीट व्याधि का प्रकोप नहीं होता है, आपने भी देखा होगा। ठीक है। तो फिर भी अगर आप देखते हैं कि कहीं दीमक लगने की संभावना है या पहले से खेत में दीमक लगता हो, तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने क्लोरपायरीफॉस नामक कीटनाशी से, ठीक है, बीज का उपचार कर लिया है तो संभावना है कि ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस तरह का लगता है, ठीक है, तो आप इसके लिए जो है ना क्लोरपायरीफॉस मोटा मोटी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके, ठीक है, आप छिड़काव करें। ठीक है। आप इसका भुड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है बालू में मिला करके आप उस बालू को, जैसे आप अगर 25-30 किलो बालू ले लें, ठीक है, और उस 25-30 किलो बालू में आप मोटा मोटी जो है 2 लीटर के आसपास ये क्लोरपायरीफॉस लेकर के उसमें मिला दें और फिर उसको आप भुड़काव कर दें, तो वह भी एक तरीका है। उससे जो है ना ये दीमक, गराड़, इस तरह के जो कीट हैं उनका प्रकोप नहीं होता है। कीटों में आपको आप देख रहे होंगे कि लाही भी कभी कभी लगता है। ठीक है। लाही लगता है गेहूं में, सरसों में तो लगता ही है, गेहूं में भी लाही लगता है। तो लाही के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर सबसे पहले आप देखते हैं कि खेत में आपका जो लेडी बर्ड बिटिल है, ठीक है, जो किसानों का मित्र कीट है, तो उसको आप जो है संरक्षित करें, उसको बढ़ने दें। और दूसरा उपचार ये करें कि जो येलो स्टिकी ट्रैप है, ठीक है, वो पीला जो फंदा है, ठीक है ना, कागज़ पर, कूट पर या टीना पर, ठीक है, वो
जो पीले रंग का हो, ठीक है, पीले रंग से उसकी पोताई करके, ठीक है, थोड़ा ग्रीस लगा करके, क्योंकि लाही जब भी आएगा तो उस पर जो है ना उसकी प्रवृत्ति रहेगी कि उस पर आकर के वो बैठेगा, उसमें चिपक जाएगा। तो आजकल मार्केट में भी यह जो है ना LOST की ट्रैप आया हुआ है, इसका भरपूर प्रयोग करें आप। इसके अलावा मेटासिस्टॉक्स है, मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से भी आप जो है ना छिड़काव करें, और भी बहुत सारे रसायन हैं, उनका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। एक और चीज़ देखने में आता है इसमें रस्ट, ठीक है। तो जैसे हरदा का जब लगता है कि प्रकोप हो तो आप जो है इसके लिए जैसे मैंकोजेब है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप इसको जो है ना उसी हिसाब से अपने फसल पे छिड़काव करें तो हरदा का जो है नियंत्रण भली भांति हो जाएगा। आपने बेबिस्टिन से पहले सीड ट्रीटमेंट कर दिया है, आशंका वैसे कम है इन चीज़ों के आने का, लेकिन अगर आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और आपने देखा होगा कि गेहूं की बाली जो है वो कभी कभी काले रंग की हो जाती है, आप उसको जब छूते हैं तो लगता है कि उसके स्पोर्स जो है आपके हाथ में कालिख की तरह सटते हैं और वो एक बाली से दूसरे बाली पे आसानी से फैलता है, ठीक है। तो वो क्या है, वह है लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। गेहूं का लूज स्मट है जो एक फंगल डिजीज़ है और ये हानिकारक है, ठीक है, और ये आपके फसल के क्वालिटी को ख़राब करता है। ऐसे बीजों को कोई आपसे ख़रीदना भी नहीं चाहेगा और उसका फैलाव भी होगा। तो आप जब लग चुका है तो कोशिश करें कि इसको जो है ना बालियों को लिफाफा में ढक करके उसको काट करके, ठीक है, पहले ही इन्हें की हार्वेस्टिंग किस में करेंगे बहुत पहले इसको आप नष्ट कर दें। लेकिन अगर आपने बीजोपचार इसका कर लिया है, ठीक है, अच्छे तरीके से शुरू में ही बेबिस्टिन से, विटावैक्स से, ठीक है, तो यह जो है इसके लगने की संभावना भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हुए कुछ कीटों की बात हो रही है। व्याधियों में रस्ट की चर्चा हमने कर दी जो हरदा जैसे है। कभी कभी इसमें नीमाटोड का भी प्रकोप होता है। आप देखे होंगे कि अकड़ी की तरह जो है गेहूं का दाना बन जाता है, ठीक है। तो जहां नीमाटोड्स का प्रकोप होता हो आप जो है ना मोटा मोटी कोशिश करें कि 2 क्विंटल के आसपास जो है वो नीम का खल्ली भी अपने खेत में प्रयोग आप करें, ठीक है। इससे जो है, और आपने क्लोरोपाइरीफॉस का जो इस्तेमाल किया उससे भी जो है ना निमेटोड्स जो है कुछ कम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यही मोटा मोटी कुछ कीट व्याधि हैं। बहुत ज़्यादा कीट व्याधियों का इसमें प्रकोप नहीं होता है और बिना ज़रूरत के आप कोशिश करें कि कोई हम रसायन का छिड़काव नहीं करें। सर, तो जैसे कि देखा जाए कि परंपरागत तरीके से और जीरो टिलेज के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से गेहूं की जो उत्पादन है उसमें कितना फ़र्क होता है और कितने दिनों में इसकी जो खेती, इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाता है? देखिए, चूँकि आप इसकी बुआई जो है समय पर कर लेते हैं तो उस हिसाब से समय बचता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कॉन्वेंशनल यानी पारंपरिक जो हमारा पहले खेती करते थे गेहूं का, उसमें अगर हमको हमारा फसल जो है 140 दिन में तैयार होता था तो इसमें 120 दिन में तैयार होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वह तो वैरायटी पे निर्भर करता है, लेकिन जो है मान करके चलें कि मोटा मोटी 4 से 4.5 महीना तक में जो है ना गेहूं का फसल जो है वो खूब बढ़िया से कटने के लायक तैयार हो जाता है। वो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग खूबी है, ठीक है। कुछ तो कहते हैं कि 120 दिन में भी तैयार हो जा रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसी वैरायटी है जिसके बारे में लोग दावा कर रहे हैं कि ये 50 क्विंटल से भी ऊपर तक जो है इसका उपज जो है हो सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि खूब अच्छे तरीक़े से आप खेती करेंगे तो प्रति हेक्टेयर, ठीक है, आपको मोटा मोटी जो है ये 50-55 क्विंटल तक जो है आराम से हो सकता है। जीरो टिलेज से भी आराम से इसका उत्पादन हो सकता है। सर, बहुत सारी जानकारियाँ विशेषतः हमने जीरो टिलेज के बारे में प्राप्त किया आपके माध्यम से। अब मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि जीरो टिलेज के माध्यम से खेती में समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है, और क्या क्या लाभ होते हैं जीरो टिलेज के माध्यम से? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपने ही कर दिया कि इसमें समय का बचत होता है। अब देखें समय का बचत कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको खूंटी जब है अभी खेत में उसी समय बुआई जो है कर देते हैं तो मोटा मोटी 15 से 20 दिन समय इसमें आपका बच जाता है, ठीक है। तो समय की बचत जो है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी ताकत है इस टेक्नोलॉजी की, ठीक है। दूसरी ताकत ये है कि इसमें खर्च की भी जो है थोड़ी कमी आती है, ठीक है।
तो जुताई का खर्च है उसमें भी कमी आती है, कुछ सिंचाई वाला खर्च है उसमें भी कमी आती है। तो ये थोड़ा सस्ता तकनीक है, ठीक है, खर्च में कमी आती है। इसके अलावा जो है इसमें घास जो है वो कम होता है, ठीक है। और एक चीज़ और पाया गया है, अनुसंधानों में देखा गया है कि इसमें जो है जो तेज़ हवा से लोजिंग जो पहले होता था, गेहूं गिर जो जाता था, वो नहीं होता है। और एक बहुत ही चमत्कारी लाभ ये देखा गया है कि जो गुल्ली डंडा घास है गेहूं का, वो गुल्ली डंडा जिसको गेहूं का मामा भी बोलते थे, वह जो है इसमें नहीं उगता है। उसका बीज जो है वो तो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने जुताई तो बहुत हल्का सा ऊपर से जो है सो लाइन खींच करके कर लिया, इसलिए उसमें वो नहीं होता है, ठीक है ना। उससे जो है ये बच जाता है। तो इस तरह से समय का बचत हुआ, श्रम का बचत हुआ, पानी का बचत हुआ। और इसमें एक जो आपका मशीन है, देखिए 1 एकड़ खेत में बुआई के लिए इसको मात्र 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यानी बचत ही बचत है इससे, ठीक है। और लास्ट में जो आपका वो गर्मी में जो गेहूं में दाना नहीं भरने की जो समस्या पहले आती थी, ठीक है, उससे जो है बचाव हो जाता है अगात बुआई करने से, ठीक है। तो ये जो है मिला जुला करके बहुत ही अच्छी तकनीक है, इसकी अपनी ताकत है। और किसान भाई जो है इसको अपना भी रहे हैं, क्योंकि सरकार भी जो है इसके लिए बहुत हद तक जो है न लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, कुछ अनुदान वगैरह के माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो कस्टम हायरिंग जो एक गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, उसमें तो जो जनरल अनुदान है उससे ज़्यादा अनुदान उसमें जो है ना दिया जा रहा है। हाँ, जो समूह बना करके और आप जो मशीन सब खरीदते हैं उसमें भी जीरो टिलेज को शामिल किया गया है, उस पर ज़्यादा अनुदान है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, और सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण कितना कम हो गया, ठीक है। जुताई के क्रम में जो प्रदूषण होता है उससे जो है ये पानी पटाने के क्रम में ज़्यादा पानी लगता, उसमें भी जो है, तो हर तरह से प्रदूषण जो है इसमें वो कम हो गया। और मिट्टी जो है ना आपका जो सबसे बड़ा लाभ है कि उसका जितना माइक्रोब्स वगैरह है, ठीक है, वो उसी में रह गया। आपके अवशेष का भी प्रबंधन उसमें हो गया, मिट्टी उपजाऊ बनी रही, ठीक है। सर पहले के ज़माने में क्या होता था कि छिटकवा विधि से लोग खेती करते थे किसान भाई, तो छिटकवा विधि में से खेती करने में और अभी जो जीरो टिलेज के माध्यम से खेती करने में, दोनों के में क्या अंतर है? देखिए, आपने एक नारा सुना होगा, ये हमारे गवर्नमेंट का भी नारा था, हमारे विभाग का भी नारा था, पक्ति में शक्ति, ठीक है। पक्ति में एक अनुशासन भी होता है, अनुशासन की अपनी एक शक्ति होती है। तो इसमें तो आप जो है ना लाइन से बुआई कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन से जब आप बुआई करते हैं और ख़ास करके इस मशीन से जब आप बुआई कर रहे हैं, तो एक तो बीज जो है उचित गहराई पे गिरता है, ठीक है, उसका जमाव जो है वो सही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें हवा का, उसमें प्रकाश का जो संचार है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसलिए अनावश्यक जो कीट व्याधि लगते, ठीक है, उनसे जो है स्वतः इसका बचाव जो है बहुत हद तक होता रहता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है ना पक्ति में शक्ति के प्रिंसिपल पर आपने इसको लगाया है, इसलिए उस प्रिंसिपल का जो भी लाभ है इसको मिलेगा। और आपको निकाई गुड़ाई में आसानी होती है। जो प्रकाश, ये खास करके आप इसमें जो है पौधा संरक्षण का जो आप काम करते, ठीक है, कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए जो काम करते, मशीनों का उपयोग करते, उसमें जो है सुविधा होती है चलने में। तो मिला जुला के जो है ना ये पक्ति में शक्ति वाले प्रिंसिपल पर काम करता है, बहुत अच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से सभी सवालों के जवाब दिए। मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपने सारे सवालों के सही जवाब मिल गए होंगे। किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं कि देश के कई राज्यों में जीरो टिलेज मशीन पर अनुदान भी दिए जा रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, खेती की सफलता और खेती से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें कृषि तकनीक, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।